हेलो गाइस। सो टुडे आई विल बी टेकिंग द टॉपिक ऑफ एक्ट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो इसमें मैं कवर करूँगा टिल इंडिपेंडेंस है। ओके, सो पहला जो हमारे पास बेसिकली इसके दो डिवीजन है हमारे पास। एक है कंपनी रूल जो शुरू होता है हमारे पास 1773 से 1858 तक। देन वी हैव सेकंड इज द क्राउन रूल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1858 टू 1947। ओके, तो पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विच इज़ क्रूशियल। ठीक है, जहाँ जहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों के बन जाते हैं। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उस टाइम पर कौन था मुगल? अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो मुगल था वो था शाह आलम सेकंड। तो रिमेंबर दिस। तो इफ समवन आस्क यू कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पे कौन था मुगल रूलर, दैट इज शाह आलम सेकंड। ओके, तो इसमें क्या-क्या मेजर मेजर चेंजेस हुए, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वो सब चीज़ें कवर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पहला पॉइंट क्या किया ब्रिटिश ने जो भी अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सारे अपने अंडर ले लिए थे। नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज। ओके, तो इस एक्ट के थ्रू वो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट करना चाहते थे बेसिकली, इसीलिए एक्ट आया गया। तो यहाँ पे क्या किया, जो हमारे पास उस टाइम पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसकी जो पोजीशन थी उसको चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो जो हमारे पास जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आया, दैट इज वारेन हेस्टिंग्स। ओके, तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। देन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज वारेन हेस्टिंग्स। ओके, तो अब इसके बाद क्या है हमारे पास जो प्रेसिडेंसीज थी, जैसे बंगाल हो गई, बॉम्बे हो गई, मद्रास हो गई। ओके, तो पहले सब सेपरेटली काम कर रहे थे, ठीक है, बट जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, इसने क्या किया, जो बॉम्बे और जो मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, उसको इसके सबॉर्डिनेट डाल दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। ठीक है, जो बंगाल में बैठेगा, दैट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट इसके थ्रू हुआ हमारे पास। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया एट 1774, जहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे हमारे पास चीफ जस्टिस होंगे, प्लस 3 जजेस होंगे जो अफेयर्स को देखेंगे। ओके, इसने क्या किया कि द फोर्थ पॉइंट इज सॉरी द फिफ्थ, ठीक है, सिक्स पॉइंट सॉरी। तो इसने क्या किया, जो प्राइवेट ट्रेड थे, जो बेसिकली जो उस टाइम पे जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट मतलब जो काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि कंपनी के थ्रू तो ट्रेड कर ही रहे थे, अपना खुद से भी प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। तो इसने क्या किया, इसने प्रोहिबिट कर दिया जो भी प्राइवेट ट्रेड जो वो कर रहे थे या फिर जो ब्राइब्स वगैरह ले रहे थे, वो सब इसने रेगुलेटिंग एक्ट ने बेसिकली मतलब लेके आए, बट इनडायरेक्टली दे वर डूइंग ऑल दोस थिंग्स। ओके, उसके बाद इसने क्या किया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्या संभालेंगे वो? अब संभालेंगे हमारे पास रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स। ओके, तो दीज थ्री अफेयर्स इसको दे दिया गया हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स। ओके, देन वी हैव द अमेंडिंग एक्ट, देन वी हैव द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो अमेंडिंग एक्ट में क्या किया, ठीक है, तो जो हमारे पास जो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, बेसिकली इसी को ही कुछ चीज़ें इसमें अमेंड कर दी गई, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसने क्या किया, जो हमारे पास जो सिविल सर्वेंट्स थे जो काम कर रहे थे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ढंग का काम तो करते नहीं थे, बेकार काम करते थे। तो अब उनके एक्शंस जो हैं, जो उनका ऑफिशियल एक्शंस हैं, जो रेवेन्यू मैटर्स हैं, ठीक है, उनको बचाना भी था उन लोगों को। तो इन्होंने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट जो इन्होंने 1774 में जो फॉर्म किया था, उसको ये गाइडलाइन दी गई कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर वो कोई भी ऑफिशियल एक्शंस ले रहे हैं या फिर कोई रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड कोई एक्शन ले रहे हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट एग्जाम कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली उनको बचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के पास सारा ज्यूरिडिक्शंस है जो कलकत्ता के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, जो भी लोग कलकत्ता के अंदर रह रहे हैं, चाहे मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो या जो पारसीज हो, जो भी लोग जो कलकत्ता के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, उसका जो ज्यूरिडिक्शन मिल गया वो किसको मिल गया, सुप्रीम कोर्ट के पास मिल गया। ठीक है, बट हाँ, उनको एडमिनिस्टर कैसे करोगे आप? ठीक है, उनके पर्सनल लॉ के थ्रू, जैसे मुस्लिम्स का अपना पर्सनल लॉ है, हिंदूज का अपना पर्सनल लॉ है, तो सिमिलरली ये सब चीज़ें बोली गई इसमें 1781 वाले अमेंडिंग एक्ट के अंदर। तो इनडायरेक्टली ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ये जो इंडियन कल्चर है, राइट, इंडियन के जो हमारे पास जो पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, उसमें अंदर घुस के कुछ चेंजेस भी करना चाह रहे थे वो। तो उस चेंजेस को लाने के लिए दे शुड नो ऑल दोस लॉज, राइट। तो ये चीज़ इसलिए इस वाले एक्ट के अंदर ऐड करी गई थी। ठीक है, अब क्या था कि जो अपील्स जो थी, ठीक है, पहले क्या था कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स जो थे, ठीक है, उनसे अपील्स आप कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट के पास। बट जब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया, इसने क्या किया, इसने बोला कि अब आपकी जो भी अपील्स हैं प्रोविंशियल कोर्ट से, जो भी आप अपील करोगे, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाके कहाँ जा रही है, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स के पास आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसने चेंजेस किए और गवर्नर जनरल काउंसिल को पास पावर मिल गई कि वो क्या कर सकता है कि रेगुलेशंस बना सकता है प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए प्लस काउंसिल्स के लिए। तो बेसिकली ये जो काउंसिल है, ठीक है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है, इसने बढ़ा दी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, वो वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो उसको बहुत सारे चेंजेस लेके आने थे, प्लस आगे वाले के लिए भी उसको हेल्पफुल करना था। तो उसने क्या किया कि जो रेगुलेशंस है, जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स या फिर काउंसिल्स के होंगे, वो कौन अब रेगुलेट कर रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के लिए, गवर्नर जनरल काउंसिल कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको रिमेंबर रखना क्योंकि ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, इसकी जो थीम थी बेसिकली, इसकी थीम थी हमारे पास कमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और सॉरी, ठीक है, और इसमें क्या था, जो हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, हमारे पास कमर्शियल अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्या करेगा, हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, यहाँ पे सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट जब पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आया, इसने क्या किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि मतलब यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू संभाल रहा है, सिविल है, मिलिट्री अफेयर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने
एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर दिया, एक कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक संभालेगा कमर्शियल अफेयर्स, एक संभालेगा पॉलिटिकल अफेयर्स। तो अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास डुअल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रखा है, ठीक है। तो अगर पूछते हैं फर्स्ट टाइम की डुअल गवर्नमेंट कौन से एक्ट के थ्रू आया, दैट इज क्विट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। अब वही चीज़ जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है वो क्या संभालेगा हमारे पास, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू। जो पहले कौन संभाला था, अगर 1773 का अगर आप देखेंगे तो कौन संभाला था, हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमारे पास संभाल रहा था वो चीज़, ओके। देन वी हैव सॉरी देन वी हैव द एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है सो दैट यू शुड नो, ठीक है। उस टाइम पे जो हमारे पास जो गवर्नर जनरल बंगाल दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तो इसने क्या किया, जो काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल्स थी, ठीक है, उसको ओवरराइड करने की पावर अपने पास इसने ले ली थी, ठीक है। कि अगर काउंसिल ने कुछ डिसीजन लिया है, ठीक है, तो मैं उसको ओवरराइड कर सकूँ, दैट पावर इज बीन टेकन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसने बोला जो भी कमांडर इन चीफ होगा, ठीक है, वो ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अपनी पावर देखो, जो भी गवर्नर जनरल है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ओके। तो स- हम्म, तो देन वी हैव द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसने क्या किया, जो ओवरराइडिंग की पावर, जो सेम इसने क्या किया, सेम चीज़ इसने भी वही चीज़ को क्या बोलते हैं उसको, रीअश्योर किया कि जो ओवरराइडिंग पावर है जो गवर्नर जनरल बंगाल को मिल रखी है वो इस वाले एक्ट के थ्रू भी मिलती है 1793 के लिए। बट इसने क्या किया, जो ट्रेड मोनोपोली थी, ठीक है, इसने ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि 20 साल के बाद क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो कमांडर इन चीफ था, जैसे मैंने बताया 1786 में क्या था, जो कमांडर इन चीफ था वही क्या था, गवर्नर जनरल बंगाल था, ठीक है। बट इसने क्या करा, इस वाले एक्ट आने के बाद जो कमांडर ऑफ चीफ है वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं हो सकता, ये इसने कंडीशन इसने ऐड कर दी। अनलेस ही वाज अपॉइंटेड, अगर उसे अपॉइंट किया जाता है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, जो यूके में जो पार्लियामेंट बैठती है, ठीक है, अगर वो उसको अपॉइंट करती है, सॉरी, कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपॉइंट करती है, देन इन दैट केस तो वो हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक्ट, ओके। तो इसने क्या करा, इसने बेसिकली अबॉलिश करी हमारे पास ट्रेड मोनोपोली, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि चार्टर एक्ट 1813 ने क्या किया, हमारे पास ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया। कंटिन्यू किया इसने टी ट्रेड विद चाइना, ठीक है, जो चाय के साथ जो ट्रेड चल रहा था चाइना के साथ, उसको कंटिन्यू रखा। अगर 1793 से आप 20 साल का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ही दिखेगा, ठीक है। इसने बेसिकली अब धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है ना, उसको ये लोग धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इन लोगों ने खत्म कर दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, ट्रेड मोनोपोली तो खत्म कर दिया, बट कुछ चीज़ है जैसे कि चाय के साथ जो ट्रेड है वो चाइना के साथ, वो इन्होंने अभी भी कंटिन्यू रखा है। और इसी के साथ इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश क्राउन की जो सोवरेनिटी है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया इन लोगों ने, कि हाँ, हम लोग सारे ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। जो इंडिया में जो भी काम हो रहा है, वो सारा ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखेंगे 1781 के अंदर क्या था, तो 1781 के अंदर हमारे पास ये इंडियन जो कल्चर है, यहाँ पे जो इंडियन लॉज है, ठीक है, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ आते आते 1813 आते आते, क्योंकि अब इनको ब्रिटिशर्स को अच्छा दिखाना है, ठीक है, तो इन लोगों ने ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी को तो एक्सेप्ट कर दिया। एट द सेम एंड इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अलाउ किया क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे कुछ चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है, जैसे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, या उनको बताएंगे कि भाई हाँ, कि मतलब कि भाई वी आर सुपीरियर, भाई वी आर सुपीरियर, राइट। उसके बाद इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन जो था, उसका जो प्रोपेगेंडा था, वो इन्होंने शुरू कर दिया कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन इज बेस्ट और इंडियन एजुकेशन इज पुअर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जो लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है, इंडिया के अंदर उसमें क्या किया, इन लोगों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया लोगों के ऊपर, ठीक है। इससे पहले लोग थे, ठीक है, जो इंडियन जो पर्सन है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द ये जो टैक्सेस लगते थे वो इंडियन बिजनेसमैन वगैरह पे लगते थे, या फिर जो इंडियन मैन हु इज वर्किंग, ठीक है, इंडियन फीमेल हु इज वर्किंग, उसके ऊपर टैक्सेस इन लोगों ने और ज़्यादा बढ़ा दिए थे, ठीक है। अब इन्होंने फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिश टेरिटरी का, ठीक है, उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट थिंग इज ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, जो इन्होंने चाइना वगैरह के साथ तो कंटिन्यू रखी, बट एट द सेम टाइम ऑल वो और बाकी सारी ट्रेड मोनोपोली इन लोगों ने खत्म कर दी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज कि इन लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश की जो सोवरेनिटी थी उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड इज इन लोगों ने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करा, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे, अभी भी मैंने जितने एक्ट पढ़ाए हैं आप लोगों को, उसमें से किसी में भी क्रिश्चियन मिशनरीज की बात नहीं करी है, राइट। क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि इंडियन थोड़ा सा मतलब पढ़े, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे थे, तो बाकी हम लोगों को सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इन लोगों ने क्या किया, जो वेस्टर्न एजुकेशन का जो प्रोपेगेंडा था, ठीक है, वो चलाने इन लोगों ने शुरू कर दिया था 1813 से। और जो फिफ्थ पॉइंट इज कि इन लोगों ने जो क्या किया था, जो ब्रिटिश जो टेरिटरी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सप्लिसिटली इंडियन टर्म्स के अंदर डिफाइन करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के ऊपर, जो हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ हमारे पास, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, उसको बना बना देगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो मैंने आपका थोड़ी हेल्प करने के लिए यहाँ पे लिख भी दिया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, सॉरी, दैट इज गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। देन वी हैव द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दैट इज वॉरेन हेस्टिंग, इट्स फर्स्ट, ओके, पहली बार जो पॉइंट हुआ। देन वी हैव द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज बैंटिक, देन द वाइसरॉय व्हिच इज कैनिंग, ओके। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या किया गया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो इंडिया इतना बड़ा है हमारे पास, ठीक है, ओके, दैट इज, इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा,
ओके, तो इंडिया पहले इतना बड़ा था, ठीक है, अफ़गानिस्तान वगैरह भी था, ठीक है, उसके अंदर तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो कौन थे हमारे पास, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको पास क्या मिल गया, सिविल और मिलिट्री पावर्स दोनों मिल गई हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने कौन से एक्ट में ये बताया था आपको कि जो बॉम्बे और जो मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको वो कर रहा था, क्या बोलते हैं, ओवरराइड कर रहा था। ये मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब जो गवर्नर जो थे हमारे पास बॉम्बे और मद्रास में, ठीक है, उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो भी इस एक्ट ने छीन ली थी 1833 के अंदर, ठीक है। और जो इसने ये बोला गया जो प्रीवियस एक्ट्स हैं, ठीक है, उनको क्या बोला गया, रेगुलेशन बोला गया, और इस एक्ट को एक्ट बोला गया। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बट आपको क्या याद रखना है, पहली चीज़ कि कौन से एक्ट ने, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो कौन से एक्ट ने छीनी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। अब अगर आप देखा जाए 1813 के बाद 1833 तो कितने साल हो गए हमारे पास, अप्रॉक्सिमेटली 20 साल हो चुके हैं, ठीक है। अब हर 20 साल में कुछ ना कुछ ये लोग चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटी थी एज अ कमर्शियल बॉडी, यहाँ पे उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब वो प्योरली क्या बन गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने एक मतलब लिखने के लिए इंटरेस्ट ऑफ फॉर हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड हिज सक्सेसर, तो बेसिकली सोवरेनिटी को इन लोगों ने कंप्लीटली अभी एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। अब जो 1853 वाला है, ठीक है, इसने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव और जो एक्जीक्यूटिव फंक्शंस थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसको इसने सेपरेट कर दिया था, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग मेंबर्स लेंगे, एक्जीक्यूटिव फंक्शन अलग मेंबर लेंगे। तो इसने क्या किया, 6 नए मेंबर्स इसने ऐड किए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, ठीक है। और उनको बोला गया ये क्या है हमारे पास सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बेसिकली मिनी पार्लियामेंट इसको बोला गया। 6 नए मेंबर्स इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर ऐड किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कभी-कभी पूछ लेते हैं कि ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्वेंट किसने किया था, ठीक है, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है, जिसको मैकॉले कमिटी भी बोलते हैं। ही वाज अ गुड पर्सन, ठीक है, इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आया, ठीक है, तो मैकॉले कमिटी 1854। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी ये जो हमारे पास जो कॉम्पिटिशन हो रहा है सिविल सर्वेंट्स के लिए, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर हो रहा है, नहीं। यहाँ पे अगर आपको कॉम्पिटिशन लड़ना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यूके के अंदर जाकर टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब यूके में जाके रहे हैं, ठीक है, इन लोगों ने जो अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है। इसने क्या किया था कि एक्सटेंडेड कंपनीज रूल बट कैन बी एंडेड एनी टाइम, ठीक है। इसने जो 1853 वाला था इसने बोला गया कि भाई कंपनी रूल को तो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ बट हम कभी भी खत्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 10 साल 20 साल, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई प्री कंडीशन नहीं। हाँ, अभी आप हम एक्सटेंड कर रहे हैं बट हम एंड कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है, उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हमारे पास ऐड किया गया, ठीक है। तो ये दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेटिव को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब ऐड किया गया, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद बेसिकली इसमें जो 4 में से 6 मेंबर हैं, तो उसमें से जो 4 मेंबर जो आएँगे वो कहाँ-कहाँ से आएँगे हमारे पास, एक मद्रास से आएगा, एक बॉम्बे से आएगा, एक बंगाल से आएगा और एक आगरा से आएगा। ठीक है, दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद आता है हमारे पास ये फर्स्ट फेज़ हमारे पास ऐड हो गया। नेक्स्ट इज़ द क्राउन रूल ऑफ 1858 एंड 1947। ये मैं आपको सेकंड वीडियो के अंदर कवर करूँगा, ठीक है? तो अभी मैंने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना आप लोग सारे।